बढ़े आगे? यस, सब सही है, बढ़िया एकदम। हाँ, चलो। तो सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून, है ना। हम लोगों ने कल एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, और कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। हमने कल क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, याद आ रहा है क्या? ठीक है, एपी एमपी टीपी, याद आ रहा है ना। तो कल जो हमने कंप्लीट किया था, हम लोग आज उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो अपनी लाइव वाली जनता है, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस, मैंने सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं, ठीक है। ऐप पर सारे क्वेश्चंस अपलोडेड है, आप लोगों को क्वेश्चंस मिल गए, ठीक है। मैंने कल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस के बाद आपको थ्योरी पढ़ने के लिए बोला था, डू यू रिमेंबर? ठीक है, एक बार याद से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये इसकी थ्योरी पढ़ना ही, ठीक है। आज आप लोगों को वैसे क्वेश्चंस में पता चल जाएगा कि हमने थ्योरी पढ़ी होती तो बेहतर होता, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में पता चल जाएगा, ठीक है, बट एक बार इसको जरूर पढ़ना, है ना। यस, डन। चलो, अब अपन फटाफट से हो गया। हाँ हाँ, थप्पड़ लगा सकती हूँ मैं आज, मैं किसी को भी, ठीक है। तो सब ध्यान से सुनो। और मुझे अब अगर मैंने आपको कुछ पढ़ने के लिए बोला है, ठीक है, कुछ भी करके आने के लिए बोला है, तो आपको वो करना पड़ेगा, है ना, राइट। मैंने अगर आपको पढ़ने के लिए बोला था थ्योरी, तो आपको करके आनी चाहिए थी, है ना। चलो, यस, दो, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम आते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पे। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है? व्हाट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल? हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो पढ़ा था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? दो फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड क्या होता है? कांस्टेंट, करेक्ट है ना। अच्छा, फिक्स्ड और वेरिएबल तो होता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, बट उसमें वेरिएबल कितना होता है? सिर्फ एक फैक्टर होता है, बाकी सब क्या होता है? फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, करेक्ट है। और आप वेरिएबल को चेंज करते जाते हो, ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, करेक्ट है। फिर जैसे जैसे हम वेरिएबल चेंज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। एक समय आएगा जब टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद वो गिरने लगेगा, उसके हिसाब से मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट भी चेंज होंगे। ये हमने पूरा पढ़ा था किसमें? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। अब अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में, तो जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था सिर्फ शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है वो एप्लीकेबल होता है लॉन्ग पीरियड में। लॉन्ग पीरियड की खास बात ये होती है दैट एवरी फैक्टर इज वेरिएबल, हर फैक्टर वेरिएबल होता है। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रही हूँ। अभी अभी हमने कोई धंधा शुरू किया, ठीक है, हम सबने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, तो हमने एक लेट्स से कि एरिया रेंट पे ले लिया, है ना। यहाँ पर हमने मशीन वगैरह लगा ली, लेबर बुला लिया, रॉ मटेरियल बुला लिया, करेक्ट है। तो रॉ मटेरियल लेबर तो हम बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा। तो हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हैं, पर हमारा एरिया तो उतना ही है, एक साल में थोड़ा एरिया बढ़ा लेंगे, करेक्ट है। तो फैक्टर फिक्स था, फिक्स फैक्टर फिक्स था, बस हम वेरिएबल चेंज कर रहे थे अभी तक शॉर्ट रन में, विच वाज वेरिएबल प्रोपोर्शन, करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिटर्न्स टू स्केल की, तो हम बात करते हैं उसमें लॉन्ग पीरियड की। कितने पीरियड की? लॉन्ग पीरियड, सत्यम, कितने पीरियड की? लॉन्ग पीरियड की। लॉन्ग पीरियड में हर कुछ वेरिएबल होता है, हमको क्या पता क्या फिक्स्ड है क्या वेरिएबल है? हमको नहीं पता, हमारे हिसाब से सब कुछ वेरिएबल है। अरे ये जो एरिया हमने लिया था, ये जो लैंड हमने लिया था, ये भी क्या माना जाएगा? वेरिएबल, क्योंकि हम इसको भी 5 साल में 10 साल में तो हम इसको भी बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। सो इन लॉन्ग पीरियड लिखो वहां पे ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल।
और इसीलिए हम अगर हमें आउटपुट में चेंज करना है तो हम सारे फैक्टर्स को प्रोपोर्शनेटली चेंज करते हैं। अब हमें फर्क नहीं पड़ता फिक्स्ड क्या है। जैसे अगर आपको लास्ट क्वेश्चन याद हो, हमने लैंड को 1 1 1 1 1 ऐसे लिया था ना, क्यों? क्योंकि लैंड क्या था? फिक्स था। किसमें? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। अब हमारा लैंड भी फिक्स्ड होगा क्या? नहीं, अब तो हमारे सारे फैक्टर्स क्या हो गए? वेरिएबल। तो अब सारे फैक्टर्स वेरिएबल है तो सारे फैक्टर्स चेंज होंगे, बस प्रपोर्शन में चेंज होंगे। कि एक लैंड बढ़ा, 2 लेबर बढ़े, 2 लैंड बढ़े, 4 लेबर बढ़े, इस तरह से प्रोपोर्शनेटली अब चेंज करेंगे। पर अब हमारा फिक्स फैक्टर भी चेंज होगा क्योंकि फिक्स्ड अब फिक्स नहीं है, क्या है? वेरिएबल। यहां तक सबको क्लियर है? लाइव वाली जनता, प्रतीक, पूर्वेश, प्रीति, प्रतीक, पूर्वेश, प्रीति, रवि, तन्वी, हुजैफा, वरद एंड द रेस्ट, सबको क्लियर है? वरद, आपको क्या डाउट है? पूछो 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 पूछो, बढ़े आगे। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल भी क्लियरली ये बोलता है कि आप प्रपोर्शनेटली, आप एक रेशियो में फैक्टर्स को चेंज करते हो। जैसे एक मशीन और 3 वर्कर्स है तो 1 मशीन प्लस 3 वर्कर्स। लेट्स से आप इसको मशीन को बढ़ा दे तो 2 मशीन प्लस 6 वर्कर्स। जरूरी नहीं सेम उसमें बढ़े, बट एक प्रपोर्शन, एक रेशियो तो क्लियर करना ही पड़ेगा। 1:3 है, 2:4 है, इस तरह से आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो रिटर्न्स टू स्केल के केस में 3 चीजें होती है। सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज क्यों होगा? व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? एडिशनल प्रोडक्ट दैट यू प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स। अब यहां पर तो आप सारे ही फैक्टर्स चेंज कर रहे हो, तो ये एमपी इंक्रीज कब होगा? जब ऑल फैक्टर्स लिखे, ठीक है, वहां पे लिखो एमपी इंक्रीज कब होगा? व्हेन ऑल फैक्टर्स विल बी इंक्रीज्ड proportionately। करेक्ट है। यहां पर एमपी बढ़ेगा कब? जब सारे फैक्टर्स को हम प्रोपोर्शनेटली बढ़ाएंगे। और इस समय पर टीपी भी तो बढ़ेगा ना, और इस समय पर एपी भी तो बढ़ेगा ना। आ रही बात समझ में? करेक्ट है, राइट। उसके बाद एमपी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। एमपी कांस्टेंट कब हो जाएगा? जब हम फैक्टर्स का बेस्ट मैक्सिमम प्रपोर्शन क्रिएट कर चुके हैं। बेस्ट मैक्सिमम प्रपोर्शन की जगह वर्ड लिखो कॉम्बिनेशन। करेक्ट है। जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर चुके हैं कि भाई लेट्स से अगर यहां पर हमने ऐड कर दी 5 मशीन और 20 वर्कर, कि भाई 5 मशीन 20 वर्कर पे हमें मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट मिल रहा है, उस समय पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? उस समय हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, कि कांस्टेंटली बढ़ रहा है। बट एक समय ऐसा होगा कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होना पड़ेगा। डिक्लाइन कब होगा? व्हेन वी गो बियॉन्ड मैक्सिमम कॉम्बिनेशन। जब हम ये जो मैंने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन का एग्जांपल दिया, यहां पर तो हम कांस्टेंट हो गए थे, उसके बियॉन्ड जाने, अब मैंने बोला नहीं नहीं 5 मशीन नहीं, मैं तो 6 मशीन करूंगी, तो अब यहां पर आपने हद पार कर दी अपनी। इसका मतलब यहां पर अब एमपी जो है वो डिक्लाइन होने लगेगा। आ रही क्या बात समझ में? लिखा सबने इसको? लाइव वाली जनता सबने लिखा इसको? यस, बढ़े आगे। ठीक है, तो ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न है इस पर टीपी भी बढ़ेगा, एमपी भी बढ़ेगा, एपी भी बढ़ेगा। इस समय पर सारे फैक्टर्स को हम प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, एक फैक्टर थोड़ा बढ़ रहा है, दूसरे फैक्टर ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट सब बढ़ रहे हैं। सब क्यों बढ़ रहे हैं मैम? बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। करेक्ट है। कांस्टेंट रिटर्न कब हो रहा है? जब हम बेस्ट कॉम्बिनेशन पर आ गए। कौन से कॉम्बिनेशन पर? बेस्ट कॉम्बिनेशन। बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स, कि एक मशीन 2 वर्कर्स या 5 मशीन 15 वर्कर्स, वॉट एवर इट इज, बट बेस्ट कॉम्बिनेशन पे। अगर हम उसके बियॉन्ड जाता है ना, अगर हम कॉम्बिनेशन बढ़ा देते हैं, इसका मतलब अब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होने लग जाएगा। अब आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो भी डिक्लाइन होने लग जाएगा। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से।
टोटल प्रोडक्ट नहीं नहीं, तो देखो बेसिकली टोटल प्रोडक्ट यहां पर तो बढ़ेगा, जब कांस्टेंट रिटर्न आएंगे तब भी टोटल बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, बट उसका रेट फर्स्ट फेज से कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे कांस्टेंट रिटर्न होंगे, जब हमारे यहाँ कांस्टेंट रिटर्न होगा तब टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, बट वो भी उसका जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग होगा इट वुड बी लेस देन इंक्रीजिंग रिटर्न फेज। जो इंक्रीजिंग रिटर्न फेज था उससे कंपैरेटिवली टोटल प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा तेजी से इंक्रीजिंग रिटर्न में टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, उसके बाद कम तेजी से कांस्टेंट रिटर्न में बढ़ेगा, उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न में कुछ समय तक तो बढ़ेगा, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट भी गिरना शुरू हो जाएगा। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस, बढ़े आगे। ठीक है, अब तीन बातें, ये तीन आप समझ लो ऐसे टॉनिक्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? 3 टॉनिक्स। ठीक है, सबसे पहला, प्रोडक्शन फंक्शन फॉर द इकोनॉमी एज अ होल जनरली एग्जिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। पूरी इकोनॉमी, मतलब अब हम कौन से लेवल पे बात कर रहे हैं? मैक्रो लेवल पर। तो मैक्रो लेवल में पूरी इकोनॉमी कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन दिखाती है? कांस्टेंट रिटर्न्स। कांस्टेंट रिटर्न क्यों? क्योंकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बनाती है जिसमें बेस्ट पॉसिबल वेरिएबल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और उस हिसाब से मार्जिन प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। आ रही बात समझ में? तो हम इस तरह से कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स का इन द इंटायर इकोनॉमी कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट पॉसिबल हो और हमारे रिटर्न्स कांस्टेंट रहे। आ रही है क्या बात समझ में? तो ये पूरी इकोनॉमी में कौन सा चलता है? कांस्टेंट रिटर्न्स। क्लियर है सबको? यस। इंडिविजुअल फर्म जो है वो कुछ समय तो इंक्रीजिंग पे जाती है। ठीक है, इंडिविजुअल कुछ समय तो इंक्रीजिंग पे जाती है पर बहुत ही लंबे समय तक कांस्टेंट पे रहती है, उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू करती है। कुछ कंपनीज तो अभी भी ऐसी है जो लंबे समय से कांस्टेंट ही चल रही है, डिक्लाइन हुई नहीं है अभी तक। आ रही है क्या बात समझ में? क्या बोला मैंने कि जो इंडिविजुअल फर्म्स होती है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है और वो फिर भी सालों से कांस्टेंट ही चल रही है और वो मैनेज करके चल रही है कि वो डिक्लाइन ना करे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट, समस्या? और इसी पूरे फंक्शन का नाम एक और रखा है विच इज लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है? क्या नाम है? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। किसी को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति इसमें? अरे बोलो। डन 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 डन। क्वेश्चंस करेंगे? यस। क्या हो गया आपको? पक्का सब बढ़िया है? तबीयत खराब है? क्या हो गया? सर्दी खांसी हो रही है? क्लियर है? हाँ, आज कौन नहीं आया तुम में से? निधि, निधि ना? बढ़े आगे। यस, चल अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लाइव वाली जनता क्वेश्चंस करेंगे सब लोग। चल यस, रेडी, ऑल सेट। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये स्क्रीन, ठीक है। सबसे पहला, व्हाट इज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, क्रिएशन ऑफ सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। करेक्ट आंसर, क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? हेल्पिंग अ ब्लाइंड पर्सन क्रॉसिंग द रोड, ग्रुप डांस परफॉर्मेंस इन कॉलेज फंक्शन, होल्डिंग अ चाइल्ड इज फॉलोइंग फ्रॉम द वॉल, परफॉर्मिंग इन आर्ट इन अ थिएटर। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट?
डी करेक्ट। जब आप आर्ट प्रिपेयर परफॉर्म करते हो तो लोग टिकट देंगे ना कि फ्री में करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े आगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज, मेरे साथ बोलेंगे, करेक्ट। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स? टिलिंग ऑफ सॉइल, टिलिंग का मतलब कल्टीवेशन है ना। Singing a song before friends, preventing a child from falling into a manhole, painting a picture for pleasure. Tilling of soil. So option number A is correct. Fourth, which of the following statement is true? Service of a doctor are considered production. Man can create matter. Service of a housewife are considered production. When a man creates a table, he creates matter. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब डॉक्टर सर्विसेज देता है तो वो भी प्रोडक्शन माना जाता है। क्लियर है? यस। इन इकोनॉमिक्स एंटायर प्रोसेस ऑफ डैश इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोडक्शन इज डिफाइंड इन इकोनॉमिक्स, जो प्रोसेस ऑफ डैश इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ऐसे कौन सी प्रोसेस है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू यूटिलिटी क्रिएट करती है? प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे सब लोग। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सोनल, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज क्रिएशन ऑफ मैटर, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, नन ऑफ द अबव। बी इज correct. According to dash, production is organized activity of transforming resources into finished goods in the form of goods and services, and the objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources. ये किसने बोला? जेम्स बेट्स, जे.आर. पार्किंसन, मार्शल, या बोथ ए एंड बी? बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज डी। दोनों ने यही बात बोली थी, जेम्स बेट्स और जे.आर. पार्किंसन। क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक है, लाइव वाली जनता भी जवाब देती जाएगी। डैश टू एक्सचेंज इन द मार्केट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन। इंटेंशन, एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी। इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है नियत। इंटेंशन का मतलब होता है नियत। सबसे पहले मार्केट में एक्सचेंज करने की नियत होनी चाहिए। क्यों मैम नियत क्यों चाहिए? अरे आप खुद भी तो वो चीज कंज्यूम कर सकते थे। हाँ, हाँ, कभी कभी ख्याल आना चाहिए। आ रही क्या बात समझ में? आ रही क्या बात समझ में? है ना? ठीक है, सेंटी हो गया बेचारा। चलो, production does not include work done dash within a household of love and affection, voluntary services, self consumption, all of the above। बताओ, all of the above। मैं वही बता रही हूं, सेल्फ कंजम्पशन की अगर नियत हुई तो क्या, इसीलिए प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? इंटेंशन टू एक्सचेंज। और इसीलिए प्रोडक्शन में सेल्फ कंजम्पशन, वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब फ्री सर्विसेज, और हाउस होल्ड में जो हम काम करते हैं वो सब कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। लाइव वाली जनता, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेफर टू इनपुट, आउटपुट, बोथ ए एंड बी, ईदर ए और बी। सोचो, दिमाग लगाओ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स। पागल बच्चों, इनपुट्स। आउटपुट कब से फैक्टर हो गया? प्रोडक्शन करते हो तुम आउटपुट से, प्रोडक्शन के बाद आउटपुट निकलता है। ऐसा सोचा, वहां बताना, लिख के आना, ऐसा सोच रहा था कि। हाँ, dash are the factors or resources which make it possible to produce goods and services, land, labor, bank, capital। चलो बताओ फटाफट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, रेफर नेचुरल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और उसको क्या बोलते हैं हम? कौन सा रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स।
फ्री नहीं होता, नेचुरल होता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड? इट इज सप्लाई, इट्स सप्लाई फॉर इकोनॉमी इज लिमिटेड, इट इज इमोबाइल, इट्स यूजफुलनेस डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एफर्ट्स, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर फोर फादर्स। ये गलत है, दादाजी ने प्रोड्यूस नहीं किया लैंड। क्लियर है? इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इमोबाइल, इमोबाइल मतलब इमूवेबल है, और यूजफुलनेस डिपेंड करती है ह्यूमन एफर्ट्स पे। ये तीनों सही है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड? बताओ, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। मोबाइल फैक्टर होता है क्या? मोबाइल मतलब मूवेबल, मूवेबल है क्या? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। Next, which among the following is not a characteristics of land? Active factor has variety of uses, production powers are indestructible, supply is limited. उसको लिमिटेड ही माना जाता है ऐसा। करेक्ट आंसर इज ए। ये एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इसकी यूजफुलनेस किस पे डिपेंड करती है? लेबर पर। आ रही बात समझ में? करेक्ट है, तो ये एक्टिव फैक्टर नहीं है। 16th, which of the following is a statement about factors of production is not true? Land is a passive factor, land is a free gift of nature, land is immobile, land is perishable. लैंड जल्दी खत्म हो जाता है क्या? नहीं, लैंड पेरिशेबल नहीं होता। नो टू पीसेस ऑफ लैंड आर अलाइक। आर है यहाँ, एंड नहीं है। लैंड आर अलाइक, दे डिफर इन फर्टिलिटी एंड सिचुएशन, देयरफॉर लैंड इज होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, ब्रिटोजेनियस, नन ऑफ द अबव। हेटेरोजेनियस, हेटेरोजीनियस का मतलब होता है जो दो चीजें अलग होती है उसको हेटेरोजीनियस बोलते हैं, दो चीजें जो सेम होती है उसको होमोजीनियस बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये है पेन जो आईपैड पे काम करता है, एक पेन जो दूसरे टैब पर काम करता है, तो दोनों प्रोडक्ट्स क्या हो गए? होमोजीनियस, होमोजीनियस। करेक्ट है। लेकिन अगर एक पेन और एक फोन की बात करो तो ये दोनों क्या हो गए? हेटेरोजीनियस। आ रही बात समझ में? जो दो प्रोडक्ट्स अगर अलग होते हैं तो वो हेटेरो होते हैं। क्लियर है? Which of the following is correct about land? It is mobile, single use, supplies fixed, homogeneous. It is correct about land. Supply is fixed. अब भी तो मैंने ऊपर बताया होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, सिंगल यूज नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो फिर क्या सही है? Supply is fixed. The total supply of land is dash from the point of view of the economy. However, it is relatively dash from the point of view of the firm. बताओ भाई, लैंड का सप्लाई इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहता है? अरे, लैंड का सप्लाई इकोनॉमी के हिसाब से परफेक्टली इनइलास्टिक, बट इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिलेटिवली इलास्टिक। अब वो कैसे हुआ मानिक? हाँ बताओ। इकोनॉमी के लिए मैम लैंड पूरा फिक्स होता है मैम वर्ल्ड के लिए, और एक अकेला बंदा है तो फिर भी और बढ़ा सकते हैं। करेक्ट। देखो, अगर प्राइस बढ़ भी जाएगी कम भी हो जाएगी, पूरी वर्ल्ड के हिसाब से सोचो। अगर मैं बोलूंगी कि प्राइस बढ़ रही तो तुम लैंड का सप्लाई बढ़ा दोगे क्या? नहीं, क्योंकि धरती पर लैंड लिमिटेड है। करेक्ट है, तो वो क्या हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक, प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक इंडिविजुअल के हिसाब से देखो जिसने सिर्फ इतना सा एरिया लिया हुआ है, सिर्फ ये क्लासरूम। करेक्ट है, तो अगर अब प्राइस कम होगी तो क्या हम दूसरा क्लासरूम ले लेंगे? करेक्ट। तो इंडिविजुअल के हिसाब से लैंड इज इलास्टिक, बट पूरे वर्ल्ड के हिसाब से प्राइस में फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? लेबर फोर्स वांट्स मोर डैश, फैसिलिटी, लेजर, बेनिफिट, ऑल ऑफ द अबव। लीजर, लीजर का मतलब होता है आराम, घर बैठे पैसे मिले, सुकून, फ्री टाइम। आ रही बात समझ में? यस। फैसिलिटी और बेनिफिट
ये जो है ये लिमिटेड लोगों को चाहिए होता है, बट लीजर सबको चाहिए होता है। आ रही है क्या बात समझ में? समझ में आ रहा है? अगर देर बी अ ग्रुप ऑफ 100 लेबर्स, तो 100 लेबर्स में से हाँ 20 लोग बोलेंगे हमको फैसिलिटी भी चाहिए, हमको कुछ बेनिफिट्स भी चाहिए, पर 100 के 100 बोलेंगे हमको लीजर चाहिए। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर? It is perishable, it has weak bargaining power, labor and labor power cannot be separated, labor is not mobile. Not mobile. लेबर तो मूव कर सकती है ना? करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द लेबर पावर ऑफ एफिशिएंसी, the labor power or efficiency of labor depends upon laborers inherent and acquired qualities, features of work environment, incentive to work, या फिर all of the above, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है? तो लेबर कितना अच्छा काम करेगा वो डिपेंड करता है उसमें क्वालिटी क्या है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, उसको कितना इंसेंटिव मिल रहा है, ये सब पर डिपेंड करता है कि लेबर का काम कितना अच्छा रहेगा। क्लियर है? लेबर इज हाईली पेरिशेबल इन द सेंस दैट डैश अ लेबरर कैन नॉट स्टोर हिज लेबर, लाइफ ऑफ लेबर इज शॉर्ट, लेबरर सेल्स हिज लेबर अगेंस्ट वेजेस बट रिटेन्स द कैपेसिटी टू वर्क, लेबर इज ऑलवेज लो प्राइस्ड। लेबर पेरिशेबल क्यों है? क्योंकि आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, सीधी सी बात है ना? लेबर को हम स्टोर नहीं कर सकते, लेबर काम करके थक जाएगा और वो खुद घर जाएगा अपनी स्किल्स के साथ, ऐसे नहीं आपने उसकी स्किल्स को स्टोर कर लिया एक डब्बे में, डब्बा ढक्कन बंद करके। आ रही है बात समझ में? लास्ट, विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर, लैंड एंड कैपिटल मे नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, इट मींस लेबर इज अ डैश फैक्टर। बताओ, एक्टिव फैक्टर। ठीक है? जब तक लेबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक वर्क कैपिटल लैंड कुछ काम की नहीं है, तो ये लेबर क्या हुआ? एक्टिव फैक्टर। यहां तक सबको क्लियर है? बहुत अच्छे से। यस, बढ़े आगे। चलो, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, है ना, जो मैंने एपी एमपी और इसके लिए है। ठीक है? बचे हुए जो क्वेश्चंस है, मतलब ऑल दो क्वेश्चंस तो बहुत सारे, बट इतने सारे हमारे पास समय नहीं कि हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो हमने सिमिलर क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो सिमिलर नेचर के ही हैं। समझ गए? जैसे हमने लैंड लेबर के फीचर्स पे क्वेश्चंस किए, तो बचे हुए क्वेश्चंस जो है वो फीचर्स पर ही है। समझ में आ गया? ठीक है? अब हम जो बचे हुए क्वेश्चंस अभी और करने वाले हैं, हम उसमें भी लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे, और जो बचे हुए होंगे वो सिमिलर नेचर के होंगे। समझ में आ गया? यस? पीडीएफ है ना ऐप पर? हाँ, ऐप पर है, पीडीएफ पूरा ही है, मॉड्यूल के भी है, बहुत सारी जगह के क्वेश्चन है। ठीक है? कोशिश तो यही है। हाँ, चलो। यस, पॉल डॉगलिस इन कॉब, याद है? पॉल पॉल कॉब, डगलस कॉब स्टडीड द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डैश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बताओ कौन सी? अमेरिकन। कौन सी इंडस्ट्रीज को स्टडी किया था उन्होंने? अमेरिकन। इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज to individual firm, to selected firms, to whole of manufacturing in the USA, none of the above. To all the manufacturing firms of USA. इन्होंने सिर्फ इन्होंने जो प्रोडक्शन फंक्शन निकाला था वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफ यूएसए पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है? हमने अडॉप्ट किया वो हमारा प्रॉब्लम है, बट उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है? यस। In Cobb Douglas production function, two inputs are land, labor, labor, capital, capital, entrepreneur, entrepreneur, and land. Labor and capital, याद आ रहा है? Output is a function of labor and capital, लिखवाया था मैंने। The famous Cobb Douglas production function is based on studies of dash industries in United States of America. कौन सी? Manufacturing. Option number A is correct. Clear है? If Cobb Douglas function is given as Q is equals to KLC, there will be dash when A plus B is dash. बताओ।
देखो सीधा सा है, ए और बी इसमें मैंने क्या बताए थे, कांस्टेंट्स, याद आ रहा है, ए और बी इसमें क्या बताए थे, कांस्टेंट्स। तो अगर ए प्लस बी अगर कांस्टेंट एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है मतलब जीरो नहीं है, ठीक है, एक नहीं है, एक से ज्यादा, मतलब आपने इसको एक से ज्यादा बढ़ाया, इसका मतलब आपने किसको बढ़ाया, फिक्स्ड फैक्टर को बढ़ाया, इसका मतलब कौन सा स्केल मिलेगा आपको, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो अगर आपने कांस्टेंट को एक से बढ़ाया, इसका मतलब आपने कौन सा फैक्टर बढ़ाया, फिक्स्ड फैक्टर। कांस्टेंट कौन सा फैक्टर होता है, फिक्स्ड फैक्टर बढ़ाया, और फिक्स्ड फैक्टर अगर हमने बढ़ाया तो हमें रिटर्न्स कौन से मिलेंगे, इंक्रीजिंग। ये हमने किसमें पढ़ा है, अभी तो पढ़ा, रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा ना अभी, बोलो ना हाँ या ना, यस, बढ़े आगे। द कंक्लूजन drawn from Cobb-Douglas production function is that labor contributed about dash and capital contributed dash of increase in manufacturing production। बताओ। एक बार अपन कॉब डॉगलस वापस देख लेते हैं, आ जाओ, खोलो वापस इसको। देखो क्या बोलता है डॉगलस एंड कॉब, उन्होंने किसको स्टडी किया था, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, ठीक है। ये किस पर एप्लीकेबल है, नॉट टू इंडिविजुअल फर्म बट टू ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इनके हिसाब से आप क्या यूज करते हो, लेबर एंड कैपिटल, ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी अपन, है ना। उसके बाद कॉब डॉगलस फंक्शन के हिसाब से Q इज इक्वल्स टू LAC 1 माइनस ए, बेसिकली यहाँ पर Q क्या है, आउटपुट है, कैपिटल लेबर, ये सब मिलाकर कैपिटल लेबर, इसके अलावा के ए और बी, ये सब क्या कांस्टेंट चीजें जो हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर कांस्टेंट्स को हम बढ़ाएंगे तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, कांस्टेंट को हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमें कांस्टेंट रिटर्न मिलेगा, और कांस्टेंट को हम गिराएंगे, कांस्टेंट अगर लेस देन 1 होगा, ए प्लस बी लेस देन 1 होगा, तो हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे। समझ में आ गया सबको। तो अगर हमारा ए प्लस बी लेस देन 1 हुआ तो हमें कौन से रिटर्न मिलेंगे, डिमिनिशिंग। अगर a प्लस बी इक्वल टू 1 हुआ तो हमें क्या मिलेंगे, कांस्टेंट, और a प्लस बी ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमें क्या मिलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। आ रही बात समझ में, क्योंकि a प्लस बी क्या है, कांस्टेंट, फिक्स्ड फैक्टर। यहां तक क्लियर है सबको, यस। अब बताओ लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, अबाउट 3/4, एंड कैपिटल ने कितना कंट्रीब्यूट किया, अबाउट 1/4। अब बताओ समझ में आ गया सबको, यस, ठीक है। कॉब डॉगलस अब क्लियर है सबको। अकॉर्डिंग टू कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन will get dash returns to scale, constant, diminishing, increasing, any of the above। कॉब, देखो सुनो, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कौन सा रिटर्न मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, मतलब वो उस समय की रियल सिचुएशन बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ यूएसए ऑफ दैट टाइम विल गेट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। उन्होंने उस समय की स्टेट को बताया है कि उस समय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो थी उनको कौन सा रिटर्न्स मिलता, कांस्टेंट मिलता। आ रही क्या बात समझ में, वहां पर नोट्स में लिख लो, ये नोट्स में लिख लो इसको। What will be the total product when two laborers are hired according to the given table? बताओ, जब जीरो है, ठीक है, जब जीरो है, हाँ जी, जब जीरो है तो टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है।
जब लेबर 1 है तब टोटल प्रोडक्ट 350 और मार्जिनल प्रोडक्ट भी 350 है। बट जब नंबर ऑफ लेबर्स 2 है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट है क्या है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 250 है। बताओ। सिक्स हंड्रेड। तुमने कैसे निकाला 600? थ्री फिफ्टी प्लस 250 कर दिया। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली दिमाग लगाओ। बताओ। मैं बोल रही हूँ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। टोटल प्रोडक्ट 350 था, मार्जिन भी 350 था, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मार्जिन प्रोडक्ट गिर गया। when total product is maximum, marginal product is, मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लग गया ना, टोटल प्रोडक्ट यहां पर कांस्टेंट था। समझ में आया? इसका मतलब 350 हाईएस्ट। अब इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। आएगी, आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67। अब बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। लेबर 0, टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कोर्स 0। लेबर 1 तब टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट 100। करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड भी दे दिया है, ठीक है, तो अब थिंग्स विल चेंज, है ना। यहाँ पर जब सेकंड प्रोडक्ट लेबर है ना, तो सेकंड और थर्ड मतलब 2 लेबर और 3 लेबर है, तब टोटल आउटपुट 240 हो गया। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है, हमें निकालना क्या है इसमें? आई थिंक मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल आउटपुट आई गेस। चलो एक बार टोटल आउटपुट निकालते हैं अपन लोग। बताओ टोटल आउटपुट। है ना, राइट, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड वाला नहीं होता तो फिर हम 100 लेते थे, ठीक है भाई। अब उसके बाद अगर, हाँ ठीक है, ये तो छोड़ो, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़े आगे। 68 dash is the total output resulting from the efforts of all production combined together at any time। बताओ ऐसा कौन सा है जो टोटल आउटपुट निकलता है फ्रॉम ऑल द फैक्टर्स टुगेदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? Total product, correct. Average product is defined as dash, total product divided by total cost, total product divided by marginal product, total product divided by number of units of variable input, marginal product divided by number of units of variable input. C, total product divided by variable input. Correct है? Suppose the first 4 units of variable input generating are generating corresponding total outputs
200, 350, 450, 500. The marginal product of the third input is, अगर ये चार टोटल प्रोडक्ट है तो मार्जिनल आउटपुट ऑफ थर्ड यूनिट क्या होगा? 450 माइनस 350, तो क्या निकलेगा? 100. थर्ड यूनिट का निकालना है ना इसका, तो 450 माइनस 350 करेंगे. आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से. यस, बढ़े आगे. At the point of inflection, marginal product is increasing, decreasing, maximum, negative. Inflection का मतलब best possible combination. मैक्सिमम करेक्ट है. क्या होगा? मैक्सिमम होगा. ठीक है, कि बेस्ट पॉसिबल इन्फ्लेक्शन मतलब एकदम समझ लो कि अब इन्फ्लेक्शन क्या होता है, समझ लो कि आपने एक बोरा भरा है, बोरे में आप चीजें डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, अब वो इतना फुल हो गया है कि अब वो इन्फ्लेक्स हो गया है, लाइक फूल के मोटा हो गया है. अब वो उसके बाद और नहीं भर सकता. तो ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है, मैक्सिमम एडजस्टमेंट है जो हम उसमें कर पा रहे हैं. समझ में आया? दैट इज द फेज ऑफ इन्फ्लेक्शन. इसके बाद अब हमने एक भी चीज भरी उसमें तो फट जाएगी ऐसा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट अब गिर जाएगा इसके बाद. ठीक है. यस. Suppose the first 4 units of variable input generate total output of 150, 200, 350, 550. What is the ये हो गया क्या? नहीं. What will be the marginal product of the third unit? 150, 200 minus 350 minus 200. क्लियर है? इजी है. The production process described below exhibits 0, 1, 2, 3. ठीक है, 0, 23, 40, 50. तो ये क्या है एग्जैक्टली? डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. क्या होता है ये इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर? कुछ भी नहीं होता है इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है. आ रही है क्या बात समझ में? कुछ भी नहीं होता है. There is no concept called diminishing marginal product or increasing marginal product. आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, करेक्ट एक ही ऑप्शन है इसका. ठीक है, ए ऑप्शन गायब इसमें. ठीक है. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. ठीक है. Marginal product mathematically is the slope of total product curve, average product curve, marginal product curve, implicit product curve. टोटल प्रोडक्ट कर्व. ठीक है. जो हमारा मेन टोटल प्रोडक्ट कर्व होता है उसमें मार्जिन प्रोडक्ट इज एन एलिमेंट. जो हमारे देखो, हमें मार्जिन प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है टोटल प्रोडक्ट से. पर मार्जिन प्रोडक्ट एक एलिमेंट है उस कर्व का, उसमें हेल्प करता है टोटल प्रोडक्ट में. करेक्ट है? राइट. तो मार्जिनल प्रोडक्ट टेक्निकली इज अ पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व. व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए इज करेक्ट. Marginal average and total product of a firm in the short term will not comprise with. बताओ ABCD कौन सा करेक्ट है? सी. सी सही है. ए सही है क्या? When marginal product is at maximum, average product is equal to marginal product. Marginal product is maximum, इससे तो कोई मतलब ही नहीं होता है. ठीक है. इस समय पर हो सकता है कि टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो. ठीक है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं हो सकता. व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट. ये तो होता है. ठीक है, ये सही है. बी भी सही है. बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. क्या बोल रहा है कि जब एवरेज मैक्सिमम होगा उसी समय तो दोनों इंटरसेक्ट करता है, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट एमपी के नीचे आ जाता है. ऐसा होता है ना. ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट. ठीक है. यस, सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्ट.
ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, और ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट। यहां पर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है, ठीक है, राइट। तो बी स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आर फॉलोइंग, ये भी सही है, करेक्ट है, सी भी सही है। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में इधर भी राइजिंग और फॉलोइंग, जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दोनों ही सही है। तो डी भी सही है। करेक्ट आंसर ए है, विल नॉट कंप्राइज विद। तो हमें चारों में से ढूंढना है कौन सा गलत है। ए गलत है, तो इसलिए ए करेक्ट आंसर हो गया। When average product rises as a result of an increase in the quantity of variable factor, marginal product is equal to average product, more than average product, less than average product, becomes negative. More than average product. जब AP बढ़ रहा है because of variable factor, तो marginal product MP से AP से बड़ा होता है, इसलिए तो ऊपर लाइन आती है इसकी, है ना, अपने पढ़ा है ना। एपी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब एमपी इज ग्रेटर देन एपी। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व एंड द एवरेज प्रोडक्ट इज, अभी ऊपर पढ़ा हमने, इंक्रीजिंग। एमपी जो होगा वो एपी के ऊपर कब आएगा, जब एपी बढ़ रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। Law of increasing return relates to effective changes in factor proportions. Economies of scale arise only because of indivisibility of factor proportions. Internal economies can accrue when industry expands beyond optimum. बताओ, ए करेक्ट है, राइट। एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब एमपी और एपी इक्वल होगा, उसके बाद तो एपी गिरने लगेगा और एमपी भी गिरने लगेगा, करेक्ट है, राइट। बाकी तीनों गलत है। इन तीनों में से डाउट है क्या कि मैम ये गलत कैसे हुआ, पढ़ो एक बार, जरूर थोड़ा इसी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। ये स्टेटमेंट किसी और में आ गया तो पता होना चाहिए नहीं गलत क्यों है। देखो ये देखो, बी पॉइंट क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रिलेट टू इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फैक्टर प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फैक्टर प्रपोर्शंस, ठीक है। यहां पर हम फैक्टर प्रपोर्शंस जो है वो डायरेक्टली उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, फैक्टर्स का रेशियो चेंज कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो रिटर्न्स टू स्केल जो है वो फैक्टर रेशियो से चेंज होता है, करेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ये बोल रहे हैं कि फैक्टर प्रोपोर्शन इंडिविजिबल होते हैं, ये भी गलत है। हम एक बढ़ा सकते हैं, एक गिरा सकते हैं, करेक्ट। तो इंडिविजिबल नहीं होंगे, गलत है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इज इंटरनल इकोनॉमीज कैन अक्रू व्हेन इंडस्ट्री एक्सपांड्स बियॉन्ड ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है, इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब होता है माइक्रो ने, या इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल फर्म है ना, वो फर्म इंडिविजुअली अपना कितना कॉस्ट बचाकर प्रॉफिट कमा के, मतलब जो बेस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कम से कम इनपुट मैक्स से मैक्स आउटपुट, उसको हम बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल, करेक्ट है, राइट। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम ऑप्टिमम, जो ऑप्टिमम चीज है उसके बियॉन्ड जाएंगे, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन के बियॉन्ड जाएंगे, तब हमें इंटरनल इकोनॉमी मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंटरनल इकोनॉमी मतलब कम से कम आउटपुट ज्यादा कम से कम इनपुट ज्यादा आउटपुट, करेक्ट है। बट ये जरूरी नहीं कि हमें तभी मिले जब हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को छोड़ के आगे चले जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बिना भी हमें इंटरनल इकोनॉमीज मिल सकती है, ठीक है। लास्ट next, if marginal product of labor is below the average product of labor, it must be true that, अगर एमपी की लाइन नीचे है एपी से तो क्या होगा उससे, एवरेज प्रोडक्ट इज फॉलिंग, एपी गिरने लग जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर equals the average product of labor, equal is 0, is maximized, is none of the above.
एमपीएपी कब होता है? जब, अच्छा मैक्सिमम कब होगा? जब एमपीएपी इक्वल है. The marginal average and total product curves encountered by the firm producing in the short run exhibit all of the following relationships except. अब इसमें आपको जो चीज शॉर्ट रन में काम नहीं करती वो स्टेटमेंट ढूंढना है. शॉर्ट रन में बी. बताओ भाई. बी. बी क्या बोलता है? व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आर फॉलिंग. मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव तो टोटल प्रोडक्ट तो गिरता है ना उस टाइम पे. तो कौन सा गलत है? देखो पहला सही है. पहला सही है क्या? सही है. ठीक है. बी सही है. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट and average product are falling. Correct है? Right? When average product is at maximum, marginal product is equal to average product and total product is rising. ये भी सही है. When marginal product is at maximum, average product, बात तो ये तो सेम ही लिखा है. ठीक है. Yes. अब देखो B जो ऑप्शन है वो हम देखेंगे शॉर्ट रन में. शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए. समझ रहे हो क्या बोल रही हूं मैं? शॉर्ट रन में इट इज डिफिकल्ट टू मेक मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव. इट इज डिफिकल्ट कि एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट गिरने लग जाए. समझ में आ रहा है सबको? लॉन्ग रन में ये भी पॉसिबल है कि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, बट चूंकि यहाँ पे वर्ड शॉर्ट रन लिखा है इसलिए हम ये बोलेंगे कि ठीक है शॉर्ट रन में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चले जाए ये इसकी पॉसिबिलिटी कम है. टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट गिर जाए इसकी पॉसिबिलिटी कम है. बट नॉर्मली अगर हम जनरल रूल देखें तो ये सही है. आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से. इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इट मस्ट बी ट्रू दैट. बताओ. एवरेज प्रोडक्ट इज फॉलिंग. In the production of wheat, all the following are variable factors that are used by farmer except. वीट के प्रोडक्शन में सारे वेरिएबल फैक्टर्स यूज होंगे. वेरिएबल फैक्टर्स, अब इनमें से कौन सा वेरिएबल नहीं है बताओ. फील्ड. फील्ड है क्या वेरिएबल? नहीं है ना. तो फील्ड क्या हो जाएगी? फिक्स्ड. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज वैलिड व्हेन all of only one input is fixed and other are variable, all factors are constant, all inputs are varied in same proportion, none of the above. बताओ. देखो all factors are constant तो नहीं हो सकते. ठीक है, नहीं हो सकते. all inputs are varied in same proportion भी नहीं हो सकता. अब only one input is fixed and others are variable, इसकी भी पॉसिबिलिटी है. और ये भी पॉसिबल है कि एक वेरिएबल और बाकी सारे फिक्स्ड हो. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि फिक्स्ड और वेरिएबल होता है. करेक्ट है. रिटर्न्स टू स्केल में तो सभी वेरिएबल है, बट वेरिएबल प्रोपोर्शन में फिक्स्ड और वेरिएबल होता है. जनरली क्या रहता है? एक वेरिएबल और बाकी फिक्स्ड रहते हैं, बट कुछ केस में एक फिक्स्ड और बाकी वेरिएबल होता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. Production activity in short period is analyzed with the help of variable proportion, returns to scale, both A and B. Short period, variable proportion. Law of variable proportion is associated with short period. Law of variable proportion is drawn under all the assumptions mentioned below except the assumption that. हमने assumptions पढ़े हैं. Technology is
चेंजिंग, ये अजम्पशन नहीं था, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, ये अजम्पशन है, तो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग क्या है, नॉट एन अजम्पशन, करेक्ट है। लास्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ indivisibility of factors, specialization, economy of scale, both A and B. इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होते हैं, क्योंकि हम फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं, पहला, और हर फैक्टर का एक स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। आ रही है क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से, यस। डन, डनाडन डन। चलो भाई, तो ये हुआ हमारा रिटर्न्स टू स्केल कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना है कॉस्ट्स, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखो, देखो हम लोग कल, हाँ, हम लोग कल पहले कॉस्ट कंप्लीट करेंगे, कॉस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मार्केट्स, ठीक है। सारे जो मार्केट्स हम लोगों को करना है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डुओपोली, ठीक है। ये सब करने के बाद फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले हम दोनों ये वाले दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग बिजनेस साइकिल करेंगे, ठीक है। यस, डन, डन डनाडन डन। चलो, तो आज की सभा को हम करते हैं समाप्त।